आज के हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है सोशल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। सोशल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन का जो सिंपल डेफिनेशन है ये क्या है, मतलब कहना क्या चाहते हो। सोशल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन को हम क्या बोलेंगे, तो देखिए सोशल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ये जो सोशल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है इसका मतलब होता है कि सोसाइटी पर क्या इन्फ्लेशन क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास मुद्रास्फीति के प्रभाव, यानी कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट। तो इसको हम इफेक्ट बात करेंगे कि इसको क्या बोलेंगे, इफेक्ट्स। मतलब इन्फ्लेशन के होने से सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि प्रभाव, ये पढ़ना आपको। अब इस प्रभाव को हम दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं क्लास, क्योंकि मुद्रास्फीति जो है यानी कि इन्फ्लेशन, हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसी मुद्रा की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। तो जब ये इन्फ्लेशन हो जाती है तो दो तरह के इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन इम्पैक्ट से पहले हम दो तरह की इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। एक ऐसी इन्फ्लेशन जिसके बारे में आप कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई महंगाई 2%, 10%, 20% महंगाई बढ़ेगी, तो वो होता है क्लास कि द कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। मतलब आप एक्सपेक्टेशन करते हैं या इसे आप परफेक्टली कहते हैं, मतलब आप इसको परफेक्टली भी कह सकते हैं। और जो आपको एक्सपेक्टेड, यानी कि इसको आप एक्सपेक्टेड माने कि कितना आएगी इन्फ्लेशन, मतलब मुद्रास्फीति कितना हो सकती है। एक दूसरा पहलू है द कॉस्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। दूसरा है अनएक्सपेक्टेड, मतलब इसको इम्परफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलता, इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्टली या परफेक्टली या इम्परफेक्ट या परफेक्ट। तो अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि मार्केट में कितना इन्फ्लेशन हो जाएगा, और इसमें है कि आप एक अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट में इतना इन्फ्लेशन रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के इफेक्ट को, इन दोनों के प्रभाव को हम अलग अलग देखते हैं कि अगर वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कॉस्ट मतलब यहाँ पर है प्रभाव, इफेक्ट, और यहाँ पर भी तो एक इम्परफेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और परफेक्टली इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, तो वन बाय वन आपको हेडिंग्स भी बनाने हैं क्योंकि एग्जाम में पॉइंट्स लिखने हैं, तो प्लीज आप पॉइंट वाइज नोट करते जाइए। पहला है क्लास, ध्यान समझना, एक एक बातें मैं डेप्थ में समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले आप इसको समझ लीजिए फिर हम डिस्कस करते हैं। पहला क्लास शू लेदर कॉस्ट। शू लेदर कॉस्ट क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। जब मार्केट में, मैं आपको बहुत सारी बातें बता चुका हूं, मैं इसको समराइज करता हूं। जब मार्केट में प्राइसेस बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा क्लास, जब मार्केट में, आपको पता था कि जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है, ध्यान समझना, जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है तो आपकी जो मनी की वैल्यू है, यानी कि रियल मनी बैलेंस क्या होता है, वो कम हो जाता है। यानी कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड्स भी बढ़ती हैं, और डिमांड्स बढ़ने से प्राइस भी बढ़ता है। तो यानी कि प्राइस बढ़ जाने से जो मनी की वैल्यू है वो कम हो जाती है, मतलब आपके पास मनी, उस मनी की वैल्यू कम हो जाती है। यानी कि जो चीज, मान के चलो तुम्हारे पास 100 रुपये है, तो आपको कोई चीज परचेज करनी है तो मिल जाएगी। अगर महंगाई बढ़ करके 110 रुपये हो गई तो ये 100 रुपये आपको ये चीज परचेज नहीं कर पाएगी। यानी कि इसके लिए आपको 100 रुपीज और एक्स्ट्रा लगाने पड़ेगा। यानी कि किसी गुड्स का रेट अगर 100 रुपीज है और मार्केट में इन्फ्लेशन 10% हो गई,
तो इसका मतलब उस गुड्स को पे करने के लिए आपको 110 रुपये पे करना पड़ेगा। पहले आपको सिर्फ जो है सिर्फ 100 रुपीज़ पे करना पड़ता था। तो अब क्या होगा, यानी कि आपको यहाँ पर मनी की डिमांड्स बढ़ जाएगी। ध्यान समझना, मनी की डिमांड्स बढ़ जाएगी, यानी कि उसी चीज़ को खरीदने के लिए आपको और मनी देना पड़ेगा। जब और मनी की डिमांड्स बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि इसके लिए आपकी मनी की डिमांड्स बढ़ जाएगी तो आपको बार बार जो है बैंक में विजिट करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप एटीएम में, मान चलो आप एटीएम से पैसे निकालते हैं और आपने महीने का 10,000 रुपया एटीएम से निकाल लिया, तो अगर महंगाई नहीं है तो 10,000 रुपये में पूरा मंथ का आपका खर्चा चल गया। लेकिन अगर महंगाई 1.5 गुना या 2 गुना बढ़ गई तो आप 10,000 रुपये निकालेंगे, फिर आप फिर जाएंगे, फिर आप बार बार जाना पड़ेगा। तो बार बार आपको बैंक विजिट करना पड़ेगा, बार बार आपको एटीएम में जाना पड़ेगा। तो जब आप बार बार एटीएम में जाएंगे या बार बार बैंक में जाएंगे, आप लाइन लगाएंगे, टाइम कंज्यूम करेंगे, ठीक है। या हो सकता है आपका ब्रांच दूर हो तो आप उतनी दूर के लिए आपको टैक्सी या ऑटो करके जाना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो होगा क्या, कहते हैं कि जब बार बार मार्केट में महंगाई बढ़ जाती है तो पैसे की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, तो आपको उसी चीज़ को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। और जब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो आपको ज़्यादा मनी की डिमांड होगी, और ज़्यादा मनी की डिमांड होगी तो बार बार आपको ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट क्या है वो बढ़ जाएगी, और इसी कॉस्ट को बोलते हैं हम शू लेदर कॉस्ट, जूता घिसाई। हिंदी में बोलते हैं कि भाई जूता घिस गया, मतलब होता है कि बार बार आपको विजिट करना पड़ रहा है। क्यों विजिट करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास जो पैसा है उसकी वैल्यू कम हो गई है। पहले आपको 1,000 रुपये में पूरे घर का खर्चा चल जाता था, दूध डेली बेसिस की चीज़ों का। लेकिन आप डेली बेसिस की चीज़ों को आप 1,000 रुपये में नहीं खर्चा कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट में महंगाई बढ़ गई है। तो महंगाई बढ़ने के बाद क्या होता है कि आपको और मनी की डिमांड बढ़ती है, और मनी की डिमांड बढ़ती है तो उसे बोलते हैं और भी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसे बोलते हैं शू लेदर कॉस्ट। मान चलो एटीएम में पहले आप एक ट्रांजेक्शन करते थे, तो अभी कितना है बस 5 ट्रांजेक्शन तो फ्री है ना। 5 ट्रांजेक्शन के बाद पर ट्रांजेक्शन आपका कितना रुपये लग रहा है, 25 रुपीज़ समथिंग चार्ज करते हैं, याद है आपको। तो कभी आप अगर एटीएम विजिट करेंगे तो आप अगर पैसे निकालेंगे, विड्रॉल करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है एक सर्टेन लिमिट ट्रांजेक्शन की क्रॉस करने के बाद। तो उस कास्ट को क्या बोलेंगे हम, शू लेदर कास्ट, ठीक है। शू लेदर कास्ट का मतलब होता है कि आपको एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ता है, तो बार बार आपको एटीएम में विजिट करना पड़ता है। तो इस कास्ट को क्या बोलेंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाएगी तो आपकी रियल मनी बैलेंस डिक्लाइन हो जाता है, और इससे क्या होगा कि आपको ट्रांजैक्शन के लिए कई बार कैश लेना पड़ता है, उसकी कॉस्ट पड़ती है, उसे हम शू लेदर कॉस्ट बोलते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? क्लास प्लीज, आई होप इज क्लियर। प्लीज रिप्लाई करो, अदरवाइज हम आगे चलें। क्लियर बेटा ना? ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मीनू कास्ट। आप मीनू कास्ट, इसका क्या मतलब होता है? मीनू कास्ट मतलब क्या होता है, चेंज प्राइस प्रोडक्ट, चेंज प्राइस प्रोडक्ट। अभी आप कभी होटल में विजिट करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले एक वेटर लेके क्या आता है, कोई कार्ड पकड़ा के जाता है, उसको क्या बोलते हैं क्लास, उसको क्या बोलते हैं, मेनू कार्ड, जिसपे सारे रेट्स लिखे होते हैं। तो मेनू कार्ड का मतलब होता है, मेनू कार्ड जो आपको ये दिखाता है कि यार कौन से आइटम कितने रुपीस का है, डोसा है, बर्गर है, समोसा है, कितने रुपीस का है, 25 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये लिखा होता है, रेट लिखा होता है, ठीक है। अगर ये हर महीने इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी तो जो होटल के मालिक है
उसको हर महीने अपना मेनू कार्ड बदलना पड़ेगा। जब अपना मेनू कार्ड बदलेगा वो, तो उसको कुछ कास्ट पड़ेगी, उसको छपाई करना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, उसी कास्ट बढ़ जाएगी। हमारा कहना मतलब है कि जब बार बार प्राइसेस चेंज होते हैं, जो बार बार प्राइसेस चेंज होते हैं, तो मार्केट में बिकने वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट की और उसको जो प्रिंट होता है रेट, वो चेंज करना पड़ता है। इससे क्या होगा कि कॉस्ट क्या होगी, गुड्स की बढ़ जाती है। इससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर मेनू कार्ड चेंज हो गया तो उस वेटर को पता है कि पहले रेट कितना था और अब रेट कितना बढ़ गया, तो वो क्या करेगा, उससे रिलेटेड और भी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। फिर वेजेस बढ़ना शुरू हो जाता है, लेबर अपनी डिमांड बढ़ाना शुरू कर देती है। बहुत सारी बातें बताना है मुझे, लेकिन मुझे इतना बनना है कि मेनू कास्ट का मतलब होता है कि चेंज प्राइस प्रोडक्ट। जब प्राइस का प्रोडक्ट चेंज होगा तो बार बार आपको उस प्रोडक्ट के मेनू कार्ड को चेंज करना पड़ेगा और उसी कार्ड को बोलते हैं हम मेनू कास्ट। तो पहला सो लेदर कास्ट, दूसरा मेनू कास्ट, तीसरा देखिए इसका मतलब क्या हुआ, द कॉस्ट ऑफ रिलेटिव प्राइस वेरिएबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ चेंज दिखा रहा है। कैसे, कॉस्ट ऑफ रिलेटिव प्राइस, जैसे इसका मतलब ये हुआ क्लास कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, ऐसा समझ लीजिए कि बड़ी बड़ी फर्में होती हैं, जब मार्केट में इन्फ्लेशन होता है तो वो अपने रेट को बढ़ा देती हैं। जब रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है, कुछ और हो जाता है इन्फ्लेशन की वजह से, तो क्या करती हैं, वो अपना जो है रेट बढ़ा देती हैं। और जब मार्केट में इन्फ्लेशन ख़त्म हो जाता है तो वो अपना रेट क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। लेकिन जो वेरिएबिलिटी है, जो चेंजेज है, वो सब पे इफेक्टिव नहीं हो पाता। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, मान के चलो आलू का रेट बहुत बढ़ गया, सपोज दैट आलू का रेट बहुत बढ़ गया, जैसे 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये किलो आलू हो गई, तो समोसे का रेट क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। ओके, और जब समोसे का रेट बढ़ जाता है तो कुछ टाइम के लिए, लेकिन जब आलू के रेट नीचे आ जाते हैं तो क्या समोसे का रेट भी नीचे आता है, क्योंकि नहीं आता। तो कहने का मतलब है कि एक बार जो रेट बढ़ा लिया लोगों ने कि भाई अब तो समोसा 10 रुपये का हो गया, क्यों हुआ था उस टाइम, क्योंकि मार्केट में आलू की मतलब डाउन हो गई थी, प्याज का रेट बढ़ गया था, तो महंगाई बढ़ गई, तो हमने रेट बढ़ा लिया, अपना मेनू कॉस्ट बढ़ा लिया, हर गुड्स का रेट चेंज कर लिया। लेकिन जब मार्केट में महंगाई कम हो गई तो यार आप बहुत रेट कम करना चाहिए, लेकिन आप उसका रेट कम नहीं करते हैं, आप उसी रेट पे बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये होता है कि वेरिएबिलिटी ऑफ प्राइस, रिलेटिव प्राइस। भाई हम बोलेंगे चलो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, तो बोलेंगे अब किराया बढ़ जाएगा। भाई पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो ठीक है, किराया बढ़ा लो, लेकिन जब पेट्रोल का प्राइस घट गया तो किराया तो कम कर दो, नहीं, किराया वही चलेगा। तो इस केस में क्या होता है कि जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ये होता है कि वेरिएबिलिटी आ जाती है। ये बात क्लियर हुई होगी। अगला बात करते हैं क्लास, द टैक्स डिस्टॉर्शंस या टैक्स डिस्टॉर्शन क्या होता है, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ाए थे क्लास, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये मार्केट में डिमांड होती थी, ये मार्केट में सप्लाई होती थी, याद है। तो ये आपका कंज्यूमर सरप्लस था और ये प्रोड्यूसर सरप्लस, एक कंज्यूमर सरप्लस था, ये प्रोड्यूसर सरप्लस होता था, ठीक है, याद करो। तो इसका मतलब होता था कि कंज्यूमर का इतना फायदा हो रहा है, प्रोड्यूसर का इतना फायदा हो रहा है। जब मार्केट में क्लास क्या होगा कि इन्फ्लेशन हो जाएगा, जब मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाएगी तो क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, कम हो जाता है। कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाता है, क्यों कम हो जाता है, क्योंकि मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है। सप्लाई कम होने से मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है, कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाता है, आपने सुना था। फिर
जब मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट अच्छा एक तो समझ आ गया। दूसरा इम्पैक्ट क्या होता है कि प्रोड्यूसर का सरप्लस बढ़ जाता है, तो फायदा किसका होता है? कंज्यूमर का लॉस होता है और प्रोड्यूसर का फायदा होता है इन्फ्लेशन में। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसी तरह से अब देखो, गवर्नमेंट जब ये डिमांड होती है, ये सप्लाई होता है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। अब अगर मान के चलो गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी क्लास, टैक्स लगाने से किस पर किसका इम्पैक्ट पड़ेगा? मान के चलो क्लास गवर्नमेंट इतना टैक्स लगाती थी, ठीक है, हम पढ़ा चुके हैं आपको। जब इतना टैक्स लगाएगी तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूसर इतना पे कर रहा है, कंज्यूमर इतना टैक्स पे करता है और प्रोड्यूसर इतना टैक्स पे करता है। यहाँ पर कंज्यूमर इफेक्ट ये है, प्रोड्यूसर इफेक्ट ये है, ये पूरा का पूरा डेड वेट लॉस होता है, पढ़ा चुके हैं आपको। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है, मान के चलो गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया है 10 रुपये, ठीक है, 10% टैक्स लगाई है, 10% टैक्स लगाई है, लेकिन महंगाई बढ़ गई है 20%। यानी कि गवर्नमेंट तो टैक्स 10% लगाई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आदमी पे कितना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। कहने का मतलब है कि टैक्स रेट जो फिक्स होता है वो इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, मतलब उसका रियल मनी बैलेंस कम हो जाता है। मेरी बात ऐसे समझ में आ रही होगी। मुझे ये बताना आपको कि जब आप जो टैक्स पे करते हैं अपने इनकम में से, तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। दूसरी तरफ जब गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है इन्फ्लेशन में, कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, तो आपकी परचेजिंग पावर और कम हो जाती है, टैक्स देना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन आने से टैक्स का जो डिस्ट्रक्शन है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, इम्पैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग लोगों पे पड़ता है। जिस पर लगाया जाए उसे बोलते हैं इंसिडेंस, और जिसको वसूला जाए, इंसिडेंस मतलब जो फाइनली पे करता है, और इम्पैक्ट होता है जिस पर लगाया जाता है। तो आपने सुना होगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि लगाया किसी और पे जाता है और वही पे करता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स होता है लगाया किसी और पे जाता है, वसूली किसी और से होती है। तो होता क्या है, आपको बताया कि जब महंगाई बढ़ती है तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी टैक्स लगा दिया। जब गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया 10% लगाया, तो प्रोड्यूसर ने तो 10% पे कर दिया, लेकिन उसने अपने रेट में जोड़ करके किससे वसूल करेगा? कंज्यूमर से वसूल करेगा। तो कंज्यूमर को जो पे करेगा उस पर इम्पैक्ट आएगा। तो यानी कि होता क्या है, जब इन्फ्लेशन होती है तो गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है। गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो मार्केट में प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एक तरफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, दूसरी तरफ टैक्स लगाने से मार्केट में प्राइस और बढ़ जाएगा। फिर प्राइस लगाने से जो प्रोड्यूसर होगा वो टैक्स के नाम पे अपना भी रेट बढ़ा देगा, और अपना रेट और बढ़ा देगा तो क्या होगा, फिर कंज्यूमर सरप्लस और कम हो जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ता जाएगा। तो इस केस में, टैक्स के केस में, गवर्नमेंट की वजह से टैक्स लगाने से जो इंसिडेंस और इम्पैक्ट है वो अलग अलग लोगों पर डिस्ट्रॉय कर देता है। मेरी बातें क्लियर हुई? यस, कंज्यूमर सरप्लस हो जाता है, प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाता है। और अच्छा, हमने ये भी पढ़ा था आपको कि ये जो बर्डन है टैक्स का वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे। हम यहाँ पर नहीं जा रहे हैं। अगर इलास्टिक डिमांड सप्लाई इक्वल है तो बर्डन दोनों पे बराबर पड़ेगा, लेकिन मार्केट में ऐसा होता है नहीं। सप्लाई लेस इलास्टिक होती है और डिमांड भी लेस इलास्टिक होता है कुछ गुड्स में, तो डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो टैक्स को डिस्टोर्शन कर देता है। ठीक है, अगला देखो क्लास, इन्फ्लेशन कॉजेस इनकन्वेंशंस इन द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल प्लानिंग। हमारी हो प्लानिंग है, आपकी प्लानिंग हो, हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, 100 चीज़ सोचते हैं कि यार हमें यहाँ पर प्लान इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट होगा इन फ्यूचर में, किस इंडस्ट्री में लगाना चाहिए, कहाँ पर बेनिफिट होगा। लेकिन ये जब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आती जाती रहती है ना,
तो आदमी का जो बिहेवियर है, चाहे वो कंज्यूमर साइड से हो चाहे प्रोड्यूसर साइड से हो, स्टेबल नहीं हो पाता। जब स्टेबिलिटी नहीं आ पाती तो वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाता। और फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो आप ये नहीं सोच पाते कि हम कितना पैसा बैंक में रखें, कितना पैसा गोल्ड में लगाएं, कितना पैसा बिजनेस में लगाएं, मतलब आपकी स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि गवर्नमेंट का टारगेट क्या होता है कि हमेशा जो है प्राइस को कंट्रोल किया जाए, ये रखा जाए। अब हम बात करते हैं, ये सारे जो पॉइंट थे क्लास, ये किसके थे? जिसकी आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि यार 10%, 12%, 20% महंगाई आएगी, और इसी के देख करके हमारा हर चीज़ का रेट फिक्स होता है। दूसरा है क्लास, देखो द कॉस्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड, जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि महंगाई 15% बढ़ेगी कि 20% बढ़ेगी या 30% बढ़ेगी, आपको आइडिया नहीं है। तो ऐसे भी इन्फ्लेशन होती है। तो अगर ऐसे इन्फ्लेशन हो जाए तो क्या इम्पेक्ट आएगा, हम इस चीज़ को देखते हैं। पहला बात देखिए क्लास, बहुत शॉर्टकट में देखते हैं, इन्फ्लेशन ऑन डिसीजन मेकिंग। क्लियर है? आपका डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं पाएगा कि हमें बिजनेस में लगाना है या कहाँ लगाना है या इन्वेस्टमेंट करना है, ये आपका नहीं हो पाएगा, इसको ऐसे समझ लीजिए। दूसरा है इफेक्ट ऑन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। इफेक्ट ऑन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर अनएक्सपेक्टेड है इन्फ्लेशन तो वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं क्लास, आप पढ़े होंगे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ध्यान समझना। जब हम ऐसे पढ़ते थे Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल, लैंड, टेक्नोलॉजी, इंटरप्रीन्योर, इसका मतलब होता है कि जब प्रोडक्शन होगा मार्केट में और प्राइस बिकेगा तो क्या होगा, इन सबको वेजेस मिलेगी, रेंट मिलेगा, ऐसा मिलता है। ठीक है, तो ये इनपुट हो गया, ये क्या हो गया, इनपुट हो गया। तो इनपुट के पास जो इनकम आती है वो कहाँ से आती है, प्रोड्यूसर के साइड से आती है। अगर वो इन्फ्लेशन हो जाएगी तो क्या इम्पेक्ट आएगा, हम इसकी बात करते हैं। तो बताइए, जब इन्फ्लेशन होगा तो जिसकी फिक्स इनकम है उसका फायदा होगा कि लॉस होगा? क्लास सर लॉस होगा। क्यों? क्योंकि परचेसिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। यस, क्योंकि उसको तो फिक्स मिलना है। अगर मैं डेली वेजेस वर्कर की बात करूं तो उसको 120 रुपये ही पर डे मिलना है। ठीक है, और मार्केट में महंगाई हो गई है, 20% बढ़ गई है, तो यार उसको 120 रुपये मिल रहा है तो कैसे सर्वाइव करेगा, प्रॉब्लम है। इसीलिए बोलते हैं जो प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर है, लॉयर हैं, जो जिनकी सैलरी फिक्स नहीं है, जो कि चेंजेबल है, उनको तो फायदा होता है। लेकिन फिक्स इनकम ग्रुप वालों को क्या होता है इन्फ्लेशन में, जैसे जिसकी फिक्स पेंशन आती है, पेंशन तो उतनी मिलनी है, महंगाई बढ़ गई तो पेंशन तो उतनी मिल रही है, तो कोई मतलब नहीं, मतलब परचेजिंग पावर कम हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ आपने सुना होगा इल्यूजन, सुना आपने इल्यूजन्स, भ्रम सुना आपने भ्रम कहते भ्रम पैदा हो गया, सुना आपने? हाँ, इल्यूजन होता क्या है, अब देखो मान चलो बहुत सारे वर्कर होते हैं, ध्यान समझना, एक अच्छी बात बता रहा हूँ। मान चलो स्टेट यूनियन होती है या नरेगा, मान चलो नरेगा में बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेबर है, नरेगा या मनरेगा में काम करने वाले मान के लो 100 वर्कर हैं, वो हड़ताल करते हैं कि मेरी जो है बढ़ाया जाए, मेरी जो मजदूरी बढ़ाई जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। अब सरकार ने सुन लिया कि ठीक है आपकी महंगाई बढ़ाई जाएगी, और उनके जो है बढ़ा दिया, चलो बोला तुम्हें 10% मजदूरी बढ़ गई, ठीक, तो हमने 10% मजदूरी बढ़ा दिया और वर्कर खुश हो गए। सरकार ने तो 20% महंगाई भत्ता दे दिया और 20% बढ़ा दिया, और मार्केट में इन्फ्लेशन है 40%, मार्केट में इन्फ्लेशन है 40%। तो आपको क्या लगा, यह क्या है, बढ़ गई, ये इल्यूजन है आपका, ये भ्रम है कि सरकार हमको जो है अच्छा पेमेंट दे रही है। हाँ सर, वो देगी ही नहीं, पहली बात नहीं, वो इकोनॉमिक लॉस के खिलाफ है। नहीं, हमें कह रहे हैं आपको पेमेंट मिल रही है, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए एक्सपेक्टेड है उतना नहीं मिल रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट करती क्या है, आपको लगता है कि भ्रम है, यार तुम नौकरी छोड़ मत जाओ, तेरी मैं 10% तनख्वाह बढ़ा दे रहा हूँ,
अरे भाई उसने तो मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा है, सेल कर रहा है, क्योंकि मार्केट में रेट बढ़ गया है, प्रॉफिट ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस कम हो गया, प्रोड्यूसर सरप्लस ज़्यादा हो गया, लेकिन आपको तो क्या है, आपको भ्रम में रखा है कि ठीक है आपकी तनख्वाह बढ़ा दिए हैं, हर महीना तो बढ़ा रहे हैं आप। तो बात समझिए, तो जिस रेट में इन्फ्लेशन बढ़ती है, जिसे बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में होगा CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, सैलरी बढ़ती है, या बेज रेट बढ़ता है, कंज्यूमर CPI एग्रीकल्चर का अलग होता है, इंडस्ट्री का अलग होता है, अलग अलग बनता है इंडेक्स, उसके अकॉर्डिंग बेज रेट बढ़ती है। अभी 7 पे कमीशन आया, अलग अलग पे कमीशन क्यों बनता है आपको, हर महीने या 4 या TADA क्यों बढ़ के मिलता है, बिकॉज इसीलिए मिलता है। तो फिक्स इनकम वाले को तो भाई लॉस होगा, और जिनके फिक्स इनकम नहीं है उनका प्रॉफिट होगा। अच्छा, डेबिटर्स एंड क्रेडिटर्स का क्या फ़ायदा होगा, डेबिटर्स जिसे लोन दिया है उसको फ़ायदा है, या जिसने लोन लिया है उसको फ़ायदा है, आंसर प्लीज़। अगर आप किसी को 1000 रुपये बेटा उधार दिए थे, और आज जो आपको 1000 रुपये वापस कर रहा है 2 साल बाद, और इस टाइम महंगाई 20% बढ़ गई है, तो किसका फ़ायदा है? सर इसमें लॉस जो है वो तो हमारे ही है, बिकॉज मनी की जो परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस होगी ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, यानी कि हम अगर आज देयर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉरगॉन, ठीक है, और रिस्क भी था, तो इस वजह से अगर आज वो मुझे 100 रुपीज दे रहा है, इन्फ्लेशन है, मतलब 100 रुपीज दे रहा है, मैंने तो आज ले लिया 100 रुपीज, लेकिन कल को जब वो मुझे वापस करेगा तो 100 ही करेगा, लेकिन तब तक जो है मनी की वैल्यू जो होगी इन्फ्लेशन के कारण बढ़ चुकी होगी। हो सकता है उसने मुझे वैल्यू 112 को, मतलब 12% इन्फ्लेशन के हिसाब से, ठीक है, लेकिन वो मुझे तो 100 ही वापस करेगा ना। ओके, सो इट मीन्स कि अगर डेबिटर्स का लॉस होता है, क्रेडिटर का, जिसको देना है, क्रेडिटर को प्रॉफिट होगा। मतलब मैं आपको क्रेडिट कर रहा हूं, मैं आपका लोन वापस कर रहा हूं, तो मुझे बेनिफिट है, और आपने मुझे लोन दिया है, ठीक है, आप डेबिटर्स हैं, तो आपका लॉस हो रहा है। क्लियर? आप ये कहना चाहते हैं? मैं अगर आपको, हाँ, जो बारोवर और लेंडर समझ लीजिए, बारोवर का क्या होगा, लॉस, बेनिफिट, तो सर फायदा होगा ना। यस, बारोवर इज गेटिंग प्रॉफिट एंड लेंडर इज गेटिंग लॉस। ओके, अच्छा, अगर आपको इतना समझ में आ गया है, तो एक बात बताइए, नीचे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स इनकम। अगर आप फिक्स इनकम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके बेनिफिशियरी है या लॉस में है? ओके, सो इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स इनकम ग्रुप। मान के चलो यार, आप म्यूचुअल फंड सुना होगा आपने ना बेटा जी, ठीक है, कहते हैं म्यूचुअल फंड जोखिमों के अधीन है, ऐसा बोलता ना, कि मार्केट टू सब्जेक्ट, ऐसा बोलता ना, मार्केट टू सब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, वो कहता है कि यार म्यूचुअल फंड में, मान के चलो यार, तुमने 1 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में लगाया है, ठीक है, ये कितना हुआ 1 लाख रुपया यार, 100,000, 1 लाख रुपया आपने म्यूचुअल फंड में लगाया है, और वो बोलता है कि आपको मैं 10 साल बाद आपको मैं 10% के रेट से मिलेगा। 10 साल बाद 10% कितना मिलेगा, 1,10,000 मिलेगा शायद, 1,10,000। ओके, और 10 साल बाद अगर महंगाई 50% बढ़ गई तो? सर लेकिन ना म्यूचुअल फंड्स वाले क्या करते हैं, मतलब जितना मैंने पढ़ा है, मतलब तो वो क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो है एक्सक्लूड करके इंटरेस्ट बताते हैं, वरना लोग खरीदेंगे क्यों? आपको हाँ, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, डिफरेंट पॉलिसी है, डिफरेंट क्लॉज बनाते हैं उसको, ठीक है, हम इन्फ्लेशन की बॉन्ड डाक। तो आप ये कह रहा हूँ कि आप अगर फिक्स लेते हैं, आपकी बात समझ रहे हैं, अगर आप फिक्स पॉलिसी लेते हैं कि ठीक है 10 साल बाद हमें 10% दे देना, तब तो आपका लॉस है, और आप बोलते हैं कि 10 साल बाद मार्केट के अकॉर्डिंग मुझे देना पड़ेगा, अगर 20% महंगाई बढ़ गई है तो 20% के हिसाब से मुझे आप इंटरेस्ट देंगे, अगर 10% है तो 10% देंगे, ठीक है, और अगर कम हो जाएगा, अगर इन्फ्लेशन कम हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है, तो हमें एटलीस्ट तो 10% देंगे। यानी कि जब मार्केट में रिसेशन आता है 10% तो आप मुझे देंगे 1,10,000, और अगर ये बढ़ जाता है मार्केट के अकॉर्डिंग तो मुझे आप ज़्यादा देना। बात समझ ना, क्लियर? ओके सर एक चीज और, जैसे आपने डेटर और क्रेडिटर का मेरे को समझ में आ गया, लेकिन सर जो हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, अब जैसे क्रेडिटर है वो इंटरेस्ट भी दे रहा
Yes. तो वो शायद इन्फ्लेशन के लिए तो देता है, इन्फ्लेशन को कवर अप करने के लिए तो देता है, मतलब ऑफ कोर्स। आपने शायद कल का लेक्चर आपने नहीं देखा, मैंने कल दो चीज पढ़ाया था। देयर टू टाइप इंटरेस्ट रेट, एक होता है क्लास रियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, रियल इंटरेस्ट रेट, और एक होता है नॉमिनल, ठीक है। तो जो मार्केट के अकॉर्डिंग मिलता है वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है, लेकिन रियल इंटरेस्ट रेट में तब मिलता है जब इसमें से हम इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं। तो जो आप जो थोड़ी देर पहले आपने बताया म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं कि इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो आपका रियल ये आता है। मान के चलो हमने बोला कि ठीक है आप बैंक में 1 साल के लिए पैसा रखिए, आपको मैं 10% दूंगा, ठीक है, लेकिन मार्केट में इन्फ्लेशन 8% हो गई, तो यानी कि आपका रियल इंटरेस्ट रेट कितना मिला, ओनली 3% मिला। कायदे से देखा जाए तो आपको पैसा सिर्फ 3% मिला है, अगर नॉमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको पैसा 10% मिला हुआ है। इससे क्लियर? यस सर। ओके, 2 पॉइंट और ले देते हैं बेटा जी। इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है, ध्यान समझना। इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है ये मुझे बता दो, समझ में आ जाएगा किसको। ओके, इन्फ्लेशन टैक्स का मतलब होता है क्लास कि जब मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाती है तो हर कोई न कोई टैक्स देता है यार, हर कोई टैक्स नहीं दे रहा है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कोई क्या कर रहे हैं क्लास, टैक्स दे रहे हैं। नहीं समझे? जब आपकी इनकम में से टैक्स दे दिया जाता है तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है कि नहीं होती? कम होती है। यस सर। ओके, यानी कि कम होने से आपकी कंजप्शन क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी है कि जब इन्फ्लेशन हो जाती है, इन्फ्लेशन हो जाती है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और प्राइसेस बढ़ने से आपकी कंजप्शन क्या होती है, कम हो जाती है। तो एक तरह से इन्फ्लेशन क्या है, एक तरह का से देखा जाए तो क्या है, टैक्स ही है। हम इसको बहुत ऑनर से बहुत सीनियर जोग्राफ पढ़ाते हैं, तो अब आपको यहाँ पर नहीं करना है। किसी भी वजह से जब इन्फ्लेशन हो जाती है तो हर आदमी, कोई कहता ना कि आप बोलते ना कि जाने जाने तो हम भी टैक्स दे रहे हैं क्योंकि रेट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो यार हम भी तो टैक्स दे रहे हैं। बात समझना बेटा? तो टैक्स का मतलब क्या होता है कि आपकी परचेजिंग पावर कम होने का मतलब ये होता है कि आप टैक्स परचेजिंग पावर कम होना, और जो टैक्स नहीं लग रहा है लेकिन हमारी परचेजिंग पावर कम हो रही है इन्फ्लेशन की वजह से, तो एक तरीके से वो टैक्स ही है, ठीक है। सो इन्फ्लेशन टैक्स। सो आई होप कि मुद्रास्फीति मतलब ये महंगाई स्फीति, मुद्रास्फीति कह सकते हैं इसको, इन्फ्लेशन को मुद्रास्फीति बोलते हैं। इसका जो प्रभाव है, अगर एग्जाम में आता है कि आप इसके प्रभाव का मतलब इफेक्ट दिखाइए, तो आप इन सारे इफेक्ट को एक ही पॉइंट में दिखा सकते हैं, या आप इसको एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड, या परफेक्टली या अनपरफेक्टली या इम्परफेक्टली करके 2 पार्ट में दिखा सकते हैं, या आप क्या करेंगे, सोल लेदर कास्ट, मेन्यू कास्ट, रिलेटिव प्राइस, डिस्टॉर्शन, ये सारा एक साथ दिखा सकते हैं। तो आप 10-12 हेडिंग बना देंगे, इम्पैक्ट क्या आएगा, या अलग से बना देंगे, डेबिटर एंड क्रेडिट का अलग बना देंगे, प्रोड्यूसर का अलग बना देंगे, टैक्स इंटरेस्ट अलग बना देंगे, फिक्स इनकम ग्रुप अलग बना देंगे, फिक्स इनकम सैलरीज अलग बना देंगे, डिसीजन मेकिंग को अलग बना देंगे। तो इस तरह से आपके 10-12 पॉइंट क्लास बन जाएंगे इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन के। सो आई होप कि सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। सर एक ना फर्स्ट वाला बता दो, क्लास लेट ज्वाइन की थी तो पहला वाला रह गया। बेस सो लेदर कास्ट। हाँ जी सर। सो लेदर कास्ट मतलब शू का मतलब जूता होता है बेटा, है, और लेदर का मतलब आपका जूता घिस जाना। इसका मतलब ये होता है कि यार कि आपके पास जो पैसा है ना, उतने पैसे में महीने भर आपका काम नहीं चलेगा, तो आपको बार बार विजिट करना पड़ेगा बैंक में, बार बार विजिट करना पड़ेगा एटीएम में। तो जब आप बार बार आप बैंक में जाएंगे तो आप क्यू में खड़े होंगे, लाइन लगाएंगे, आप एक दिन की पेमेंट छोड़ करके आपको बैंक जाना पड़ेगा, या आपका बैंक 10 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है तो आप जब जाएंगे तो टैक्सी ऑटो करके जाएंगे तो उसी कॉस्ट पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि जूता घिसाई से मतलब यहाँ पर यह है कि आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो मनी है, जो पर मंथ का खर्चा होता था आपका कि 1000 2000 4000 पूरा महीने की खर्चा चलती थी, वो आपकी नहीं चल पाएगी, क्योंकि बार बार आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ने से मनी की डिमांड्स बढ़ गई है।
क्यों? क्योंकि रियल मनी बैलेंस कम हो गया है। यानी कि जो तुम्हारे पास 1,000 रुपये में पूरे महीने चल जाता था, अब 1,000 रुपये में आपका पूरा महीना खर्चा नहीं चल पा रहा है। क्यों नहीं चल पा रहा है? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। और इसके लिए आपको बार बार विजिट करना पड़ता है, उससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है और इसी कॉस्ट बोलते हैं सो लेदर कॉस्ट, या जिसे हम इनडायरेक्टली बोलते हैं कि रियल मनी बैलेंस डिक्लाइन। सो वी कैन राइट आइदर रियल मनी बैलेंस डिक्लाइन, चेंज इन द प्रोडक्ट प्राइस, चेंज इन द रिलेटिव प्राइस, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट इफेक्ट, या डिसीजन मेकिंग इफेक्ट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्म में आ गई है, मतलब ठीक है, या इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो आप ऐसा ले लेना, रियल मनी बैलेंस डिक्लाइन हो जाएगा, प्राइस प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं, रिलेटिव प्राइस चेंज हो जाएगा, टैक्स इंसिडेंस इम्पैक्ट चेंज हो जाएगा। फिर आप यहाँ जाना, फिक्स इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेप्टर स्टेटर पे क्या पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट इसको बढ़ा देना, इन्फ्लेशन टैक्स बना देना, डिसीजन मेकिंग बना देना। इस तरह से आप सबके इफेक्ट दिखा देना। क्लास आप क्लियर हुआ बेटा? यस सर, थैंक यू। ओके।